कैसे। आज हम वीडियो में आगे की चीज़ों को देखेंगे। हमने पिछली वीडियो में क्लास 11th की एनसीईआरटी का जो पहला चैप्टर 1 है उसमें संविधान के कार्य को देख लिया था। तो चलिए शुरू करते हैं आगे की चीज़ों को। आज हम देखेंगे संविधान की सत्ता के बारे में। अगर हम सत्ता की बात करें तो इसमें सर्वप्रथम 3 प्रश्न में उठते हुए दिखते हैं। संविधान क्या है, संविधान कितना प्रभावी है और क्या संविधान न्यायपूर्ण है या नहीं। आज हम इन तीनों प्रश्नों पर ही अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और आज मैं आपको जितना पढ़ाऊंगी इन तीनों के प्रश्नों के उत्तर आपको उसमें मिल जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। संविधान क्या है? संविधान एक लिखित दस्तावेज है जो प्रावधान करता है कि राज्य का गठन कैसे होगा, किन सिद्धांतों का पालन किया जाएगा। लेकिन जरूरी नहीं है कि हर देश में संविधान लिखित रूप में ही उपलब्ध हो। संविधान जो है वो कई देशों में है ही नहीं लिखित रूप में। अगर हम उदाहरण की बात करें तो इंग्लैंड, जहां किसी तरह का कोई दस्तावेज कानून नहीं है, बल्कि जो इंग्लैंड में दस्तावेज और वहां के निर्णय हैं वो एक बड़ी लंबी श्रृंखला में हैं, जिनको सामूहिक तौर पर ही संविधान कहा जाता है। अगर मैं बात करूं जहां संविधान लिखित रूप में पाया जाता है वह केवल थोथे शब्द होते हैं, अर्थात उनका कोई अर्थ नहीं होता जब तक कि वह प्रभावी ना हो। अब संविधान प्रभावी कितना और कौन कौन सी बातों से प्रभावी बनाती हैं, यह बात अनेक कारणों पर निर्भर करती है। तो वो कौन से अनेक कारण हैं, इस बात पर चर्चा करेंगे। तो सर्वप्रथम है संविधान को प्रचलन में लाने का तरीका। आखिरकार ये संविधान अस्तित्व में आया कैसे, इसे बनाया किसने और बनाने वाले को कितनी शक्तियां प्राप्त थीं। क्योंकि ऐसा प्रश्न इसलिए सामने आया कि अनेकों देशों में ये जो संविधान है वो निष्प्रभावी भी हुए हैं और इसका कारण सैनिक शासक या अलोकप्रिय नेता थे जो सभी को साथ लेकर न चलने का सामर्थ्य रखते थे, न उनमें इतनी दक्षता थी, न क्षमता थी कि वह संविधान को, उस देश को संविधान के अनुसार चला सके। जो सफल संविधान रहे हैं उनके कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं। भारतीय संविधान जो कि एक सफल संविधानों में रहा है, साथ ही साथ दक्षिण अफ्रीका और अमेरिका, यह सफल राष्ट्रीय आंदोलन के बाद बने हैं। पहले इनके लिए जो राष्ट्रीय आंदोलन है वो करे हैं, उसके बाद कहीं जाकर इन संविधानों का निर्माण हुआ है। जो भारतीय संविधान है वह दिसंबर 1946 और नवंबर 1949 के मध्य बना, जिसके पीछे राष्ट्रीय आंदोलन का इतिहास रहा है। और राष्ट्रीय आंदोलन का इतिहास के साथ साथ ये जो भारतीय संविधान है इसको भारी वैधता जो लोग थे उनके माध्यम से संविधान को मिली, जो इसको मानते थे। जो समाज का अटूट विश्वास था कि यह जो संविधान है यह हमारी भलाई के लिए है और इसी के माध्यम से हम देश को चला सकते हैं। इस पर पूर्ण रूप से राष्ट्र की आम सहमति थी। कुछ देशों ने ऐसा भी करा कि अपनी प्रतिनिधियों के माध्यम से उस संविधान को ना बनाकर पूर्ण जनमत संग्रह के माध्यम से अपने संविधान को बनाने का प्रयास किया, जिसमें जो जनमत होती है वो पक्ष या विपक्ष में राय देती है। लेकिन भारतीय जो संविधान है उसमें ऐसा कोई भी संग्रह नहीं हुआ। जो संविधान होता है वह इस बात पर निर्भर करता है कि बनाने वाला कितने हद तक प्रभावी है, क्योंकि एक हद तक संविधान की जो सफलता होती है यह सुनिश्चित करने वाली संभावना उसको बनाने वाला व्यक्ति होता है। अगर हम अगले प्रावधानों की ओर चलें तो उसमें हमें देखने को मिलता है संविधान के मौलिक प्रावधान। संविधान की एक विशेषता होती है कि जो प्रावधान होते हैं संविधान के अंतर्गत उनका आदर करने के लिए जो संविधान होता है वह स्वयं जनता को कोई ना कोई कारण अवश्य देता है, जिससे संविधान स्वयं न्याय के आदर्श स्वरूप की स्थापना नहीं करता, बल्कि वह लोगों को विश्वास दिलाता है कि उन्हें ऐसा बुनियादी न्याय प्राप्त होगा, उन्हें स्वतंत्रता, समानता, प्रत्येक वह चीज दी जाएगी जो मनुष्य के जीवन को सरल और सुविधाजनक बनाती है।
साथ ही साथ जो संविधान होता है उसके अंतर्गत स्वतंत्रता और समानता को जितना अधिक सुरक्षित रखा जाएगा और संविधान के द्वारा उन्हें जितना पुश किया जाएगा आगे की तरफ, इतनी ही संविधान की संभावना होती है कि वह सफलता की ओर अग्रसर होगा। अगर हम इसके संतुलित रूप की बात करें, जो संस्थाओं की संतुलित रूपरेखा होती है वो क्या है। अब इसको संतुलित करना इसलिए आवश्यक है कि संविधान को नष्ट करने के लिए एक प्राय छोटा समूह ही काफी होता है जो कि अपनी शक्तियों को बढ़ाना चाहता है। इसलिए संविधान ने अपने आप को एक संतुलित आधार देने के लिए यह प्रावधान किया कि संविधान ने शक्तियों का बंटवारा किया, जिससे शक्तियां किसी एक के पास एक अधिकार के रूप में व्यवस्थित या इकट्ठी ना हो जाएं। शक्तियों के बंटवारे की बात करें तो उसके अंतर्गत विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका जैसी जो कार्य क्षेत्र हैं उनमें संविधान ने शक्तियों का बंटवारा किया। और साथ ही साथ कुछ ऐसे संवैधानिक निकाय होते हैं जिनके अंतर्गत शक्तियों का समावेश होता है, जैसे निर्वाचन आयोग। अब ये इसलिए किया जाता है कि यदि विधायिका और कार्यपालिका किसी कार्य को अन्यायपूर्ण तरीके से कर रहे होते हैं तो न्यायपालिका उनको रोक सकती है। यदि न्यायपालिका अपने क्षेत्राधिकार से अत्यधिक किसी कार्य को करती है तो विधायिका या कार्यपालिका उसको रोक सकती है। अर्थात इसका मतलब क्या हुआ कि यदि कोई अतिक्रमण करता है तो उसको एक अंग रोक लेता है, यदि दूसरा अंग किसी चीज का अतिक्रमण करता है तो अन्य अंग उसको रोक लेता है और उस पर नियंत्रण कर लेता है। जो संविधान होता है हमारा, वो ना तो अधिक कठोर होना चाहिए, वो ना अधिक लचीला होना चाहिए। यदि वह अत्यधिक कठोर होगा तो दबाव से नष्ट हो जाएगा और अत्यधिक लचीला होगा तो वह समाज को सुरक्षा और पहचान नहीं दे पाएगा। इससे हमें यह स्पष्ट होता है कि हमारे एक संविधान न बहुत ज्यादा कठोर, न लचीला, न किसी को एक अधिकार का अधिकार है। अर्थात यह परिस्थितियों के अनुसार अपने आप को ढालने का सामर्थ्य रखता है। इसलिए जो भारतीय संविधान है उसको जीवंत दस्तावेज कहा जाता है। इससे आगे के जो भी हेडिंग है या जो भी पार्ट है हम उसको नेक्स्ट पार्ट में देखने वाले हैं। थैंक यू।